اور انوار الحق काकड़ के सियासी करियर के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। कि वो 2018 में सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बने और इन्होंने एक जब बाप पार्टी बनी तो उस वक्त इन्होंने ज्वाइन किया। अगरचे ये सेनेट जो है ये आज़ाद हैसियत में बने, तो ये कोई इनके हवाले से, इनके जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हवाले से ये बहुत कम देखा गया है कि उस तरह लाइमलाइट में रहे हैं और तनाज़ात का शिकार नहीं रहे। तो इस वक्त मुल्क को जिस तरह से एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत थी जो कि इंतखाबात के इनकाद के हवाले से नॉन कंट्रोवर्शियल हो और उसका नाम भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनकी जानिब से तजवीज़ किया गया और उस पर बिल आखिरी दिन इत्तफाक हो गया। ये मामला इलेक्शन कमीशन नहीं गया, इससे पहले पार्लिमानी कमेटी को नहीं गया। तो जो टेक्नोक्रेट के हवाले से नाम चल रहे थे और बड़े बड़े हैवी वेट्स के नाम चल रहे थे, तो अनवारुल हक काकड़ का नाम जो सामने आना इस अंदाज में ये किसी सरप्राइज से कम नहीं है और इस हवाले से रिजर्वेशंस थी जो मियां नवाज शरीफ। अदील, आप साथ रहिएगा। कामरान खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान खान साहब, अभी अपोजिशन लीडर ने थोड़ी सी मीडिया टॉक की है, उन्होंने बताया है अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम मुकर्रर किया जाएगा और दस्तखत भी कर दिए हैं दोनों ने, अपोजिशन लीडर ने और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, क्या एक्सपेक्टेड था ये? जी, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, लेकिन इस लिहाज से ये सरप्राइज नहीं है कि ये हमें पता था कि एक सरप्राइज आएगा, लेकिन ये नाम सरप्राइज है, लेकिन ये था कि सरप्राइज था। और ये भी हमें पता था कि ये जो इनकी ख्वाहिश थी कि अपनी सियासत, अपने सियासतदानों को या अपनी सियासी जमातों से मुंसलिक या उनके कोई हमदर्द को इस तरह की कोई पोजीशन दी जाए, तो वो भी जाहिर है कि पूरी नहीं हुई है। और अनवारुल हक काकड़ साहब की एक इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक बलूचिस्तान से भी हैं और दूसरा पश्तून भी हैं। तो ये दो चीज़ें इनकी बहरहाल पहचान है, मगर इसके साथ साथ ये हम जानते हैं हमेशा से अनवारुल हक काकड़ साहब को कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं हमेशा और बहुत ही मौसर तर्जुमान रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और उन मसाइल के हवाले से, मामलात के हवाले से जिनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से होता है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के मुशीर रहे और हर लिहाज से इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो इनकी जो पहचान है वो यकीनी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है। और फिर अब ये बलूचिस्तान और फिर पश्तून बेल्ट से ताल्लुक होना, बहरहाल ये एक अभी इनकी पहचान बनी है। मैं नहीं समझता कि किसी भी सूरत में ये अनवारुल हक काकड़ साहब या जरदारी साहब के या नवाज शरीफ साहब के कैंडिडेट हो सकते हैं। मेरे ख्याल में तो शायद, मेरा अपना तजुर्बा कहता है, उनके ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो उनकी सलाह मशवरे के नतीजे में वजीर आजम बने, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की और राजा रियाज साहब की के सलाह मशवरे के नतीजे में बने। लेकिन सर, राजा रियाज साहब ने तो यही कहा है कि मैंने ये नाम उनको कहा, उनके सामने रखा। कि राजा रियाज साहब ने नाम नहीं दिया, बिल्कुल ये तो हमें पता ही था कि राजा रियाज साहब का ही नाम आएगा, लेकिन राजा रियाज साहब को भी तो नाम उनके मुशीरान या मोतदीन या उनके दोस्त किसी ने दिया होगा ना। राजा रियाज साहब ने खुद तो वो नाम यकीनी तौर पे नहीं किया है। बहरहाल ये अच्छी बात यह है कि ये निज़ाम जो होगा उस पर सियासतदानों की जो मौजूदा सियासी कुव्वतें हैं उनकी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मैं नहीं मानता किसी भी सूरत में काकड़ साहब जो हैं उन पर नून लीग का या पीपल्स पार्टी का या JUI पे किसी किस्म का इन्फ्लुएंस होगा। वो बिल्कुल एक उनकी अपनी पहचान है और इस लिहाज से जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि ख्याल और ख्वाब में भी नहीं होगा नवाज शरीफ साहब के कभी या शहबाज शरीफ साहब के अनवारुल हक काकड़ को वो वजीर आजम बनेगा, उनके हाथ से बनेंगे, या जरदारी साहब के या मौलाना फजलुर रहमान साहब के। तो ये बहरहाल हुआ यही है कि जो होना चाहिए कि एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जा रहा है जो कि हर लिहाज से इंडिपेंडेंट हो और जो फिर अभी पाकिस्तान का जो मिशन है, जो पाकिस्तान की माशी बहाली का अमल है, जिसमें अभी हमारे नज़दीक अब क्योंकि काबीना होगी, तो जैसे काकड़ साहब हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट और बिल्कुल उनकी अपनी एक पहचान, इंडिपेंडेंट पहचान, न्यूट्रल पहचान, तो वही काबीना भी आएगी, इसका मतलब है।
और जी ये कामरान एक साहब, बहुत बड़ी कैसी होनी डेवलपमेंट। चाहिए जो मुल्क के हालात हैं आइडियल काबीना? ये देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मईशत से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज है, खास तौर पर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वो क्रिटिकल पोजीशन है और वो सबसे अहम पोजीशन है और वो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि वो कौन साहब होते हैं। फिर इसी तरह से जो मईशत से मुंसलिक और दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो कॉमर्स की मिनिस्ट्री है, चाहे वो EAD है, प्राइवेटाइजेशन वगैरह की मिनिस्ट्री है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो ये अब मैं तो ये समझता हूँ कि ये कम से कम इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इस निगरान हुकूमत की नहीं होनी चाहिए कोई सियासी पहचान, तो इसकी कोई सियासी पहचान नहीं है, किसी किस्म के ये सियासी इन्फ्लुएंस से आज़ाद होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म की अपॉइंटमेंट जो है वो उसने साबित कर दिया है अनवारुल हक काकड़ साहब की कि ये एक इंडिपेंडेंट पूरा निज़ाम चलेगा। और यही कैफियत हमें सिंध में भी नजर आएगी, मुझे कोई डाउट नहीं है, और बलूचिस्तान में भी नजर आएगी। और सिस्टम वगैरह जो सिंध में चलते रहे हैं, जो एक निज़ाम चलता रहा है, जो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, मेरे ख्याल में अब उसकी गुंजाइश वहाँ नहीं होगी। और ये जो लैंड बिल्डिंग कंट्रोल वगैरह में जो रिश्वत छापने की मशीनें हैं, ये तो फिलहाल बंद होंगी, इसमें मुझे तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानियों के लिए ओवरऑल एक अच्छी खबर है, इसमें किसी को सिंध का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ है कि ये एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल सेटअप बना है जिसमें किसी सियासतदान की कोई छाप नहीं है। ये नहीं कि ये पूरा निज़ाम जो पिछले 1.5 साल चला, ये इसलिए था कि इसी सियासी निज़ाम की और इसी सियासी पहचान की जो है का तसलसल बरकरार रहे। इस बात को यकीनी बनाया गया कि बस अब हो गया बहुत, अभी फिलहाल एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो, फिर वो पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाए और जो मामलात हैं इस वक्त तो तय होने के वो तय हो जाए। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जमहूरियत का दोबारा तसलसल भी देखेंगे, इलेक्शन वगैरह भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल गिव अस अ ब्रेक, थोड़ी देर अभी हमें इंतजार करना चाहिए। अभी हम फिलहाल जो हमारा मईशत को बहाली का मिशन है इसको पूरा करना चाहिए। और यकीनी तौर पे ये बहुत अच्छा किया गया कि इसको मैनेज किया गया है कि ये एक बिल्कुल न्यूट्रल सेटअप बने और इसकी इब्तिदा हो इससे। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खुशाइंद बात है। इसलिए खुशाइंद बात है कि इस पर ना नून लीग की पहचान है और इस पे ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान है वज़ीर आज़म की हैसियत तक। और मुझे यकीन है, मुझे 100% यकीन है कि काबीना में भी इसी तरह की कैफियत हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर, क्या काबीना के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो नाम पहले ज़र गर्दिश थे निगरान वज़ीर आज़म के लिए, उनमें से उनको काबीना में शामिल कर दिया जाए? जैसे कि हफीज शेख साहब थे, इकोनॉमी से रिलेटेड उनका नाम गर्दिश करता रहा, या कोई और नाम? देखिए, ये निज़ाम ऐसा है जैसे कि मेरा हमेशा से यकीन था कि किसी के जो अंदाज़ा है वो उस अंदाज़ों पे पूरा नहीं उतरेगा। ये इसमें सरप्राइजेज होंगे और वो सरप्राइजेज जो है, तो ये देखे ना कि जो प्राइम मिनिस्टर का नाम आया है, इनक्रेडिबल सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। इसी तरह से अब जैसे ये फाइनेंस मिनिस्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक बहुत ही मुझे यकीन है कि क्योंकि ये क्रिटिकल पोजीशन है, वज़ीर आज़म से ज़्यादा अहम पोजीशन है, तो इंशाल्लाह उसकी भी जो है वो इसी तरह की सूरत हाल नजर आएगी। और ये बहुत ही एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल सेटअप होगा, जिसका काबीना भी न्यूट्रल होगी, सिंध का सेटअप भी न्यूट्रल होगा इंशाल्लाह बिल्कुल। और फिर इसी तरह से बलूचिस्तान का भी न्यूट्रल होगा। और आपने देखा इससे पहले केपी को फारिग कर दिया गया, केपी की काबीना को फारिग कर दिया गया जो कि न्यूट्रल नहीं थी, जिसका झुकाव था सियासतदानों की जानिब से, और वो जो है वो आपने देखा कि वो फारिग हो गई। तो अल्लाह के करम से वो भी बड़ी अच्छी इब्तिदा हो गई थी और अब ये भी बड़ा अच्छा इब्तिदा हो गया। हमें बहुत हो गई ये सियासतदानों की जो अपनी मफाद परस्ती का निज़ाम जो है वो अब ख़त्म होना चाहिए किसी सूरत से। और अब इसी तरह से बलूचिस्तान और सिंध में भी हो जाएगा। और पंजाब का एक सेटिस्फैक्ट्री निज़ाम चल रहा है, मोहसिन नकवी काफ़ी बेहतर तरीके से उसको चला रहे हैं, उसमें कोई खसूसियत से किसी सियासी जमात की छाप नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह से मरकज में भी हो जाएगा और फिर हम चले जरा मईशत को बहाल करें, हालात को ठीक करें और फिर हम इसको लेके जाएं मार्च तक, जहां पर के IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है वो उसका कल्मिनेशन होगा। फिर एक नया प्रोग्राम हमने उनसे निगोशिएट करना है इंशाअल्लाह ताला, तो वो फिर हमारे लिए मेरे ख्याल में एक बेहतर अमल शुरू हो जाएगा। ठीक है, कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद। अदील, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम ये बातें सुन रहे थे कि सियासी करियर होगा किसी का या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट होगा जिसको निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर रेफर किया जाएगा, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ये नाम सामने आ जाता है और इनका करियर सिर्फ इतना है कि 2018 में सेनेटर बने और 2024 तक इनकी नशिस्त है। दरमियान में सिर्फ इन्होंने बलोचिस्तान अवामी पार्टी को लॉन्च किया और उसके बाद इनका नाम सामने आ गया। जी बिल्कुल,
ये जो नामजदगी थी ये हुकूमत के वहमो गुमान में भी नहीं थी, ये अंडर कंसिडरेशन नहीं थी। जो हुकूमती साइड से और इनके इत्तेहादी जमातों की जानिब से नाम दिए गए थे वो हैवी वेट्स थे, कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखने वाले थे, कुछ टेक्नोक्रेट्स थे, जबकि ये नाम जो है ये बिल्कुल हमारी इतला के मुताबिक गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों के दरमियान जो है वो इन फहरिस्तों में आया और ये बड़ा सरप्राइज था कि ये फिर सबसे टॉप पे आ गया। और आज यही हुआ, लीडर ऑफ अपोजिशन ने नाम तजवीज़ किया और अब चूंकि इस पे मार्जिन बहुत कम था और ये मामला पार्लिमानी कमेटी को रेफर हो जाना था, तो हुकूमत ने जब ये असेस कर लिया कि अब मामलात जब पार्लिमानी कमेटी में जब जाएंगे तो उस वक्त ज़ाहिर सूरत हाल हाथ से निकल जाती है, उसके बाद मामला फिर या इलेक्शन कमीशन तक भी जा सकता है। तो उसकी बड़ी वजह उनके कायल होने की भी यही थी, एक तो नॉन कंट्रोवर्शियल है और इनकी जो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा पॉलिटिकल करियर बहुत मुख्तसर है, लेकिन शायद यही उनका एक मेरिट भी बन गया, क्योंकि जिनके पॉलिटिकल प्रोफाइल बहुत बड़े थे वो उनका मेरिट नहीं बने थे, उनकी एफिलिएशन जाहिर करते थे और उनका इंतखाबात पर असरअंदाज होना या किसी खास सियासी जमात को फायदा पहुंचाना और इंतखाबात की जो साथ का मामला है उसको नुकसान पहुंचा सकते थे। तो ऐसे में ना सिर्फ ये एक ऐसी शख्सियत होंगे जो शफाफ इंतखाबात के लिए और उसकी जो क्रेडिबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा कर सकेंगे, बल्कि जो मुआशी मैदान में इस वक्त इनिशिएटिव्स हैं और उन इनिशिएटिव्स का ताल्लुक केपी और बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा है। SIFC के हवाले से अगर हम बात करें, हम सरमायाकारी लाने के हवाले से बात करें, तो 2-3 यानी सिर्फ इंतखाबात कराना ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी टीम बनाना और अपने उस विजन के साथ अगले 6-7 महीनों में उन पॉलिसियों का। अदील, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, अनवारुल हक काकड़ साहब की काबीना कैसी होगी? देखिए, इस वक्त एक तगड़ा वजीर खजाना तो रखना होगा। इस वक्त जो मुआशी पॉलिसियां उनका तसलसल बहुत जरूरी है। अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं है, तो ऐसे में मुआशी मामलात को अगले 5-6 महीने के लिए ऐसी सिचुएशन में नहीं छोड़ा जा सकता, उन्हें अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता कि नई गवर्नमेंट आए और नई गवर्नमेंट जो है वो अपनी मुआशी टीम लेकर आए और लेकर चले। हम एक ऐसे फेज में दाखिल हो चुके हैं जिसमें मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से, मुल्क में SIFC के प्लेटफॉर्म के हवाले से इनिशिएटिव्स का आगाज हो चुका है और हमने देखा कि जब ये इंतखाबी इस्लाहात को मद्देनजर रखते हुए निगरान वजीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा किया गया तो उसमें सिर्फ 3 चीजें ऐसी थी जिसमें उनको इस्तिस्ना दिया गया, जिसपे उनको इस्तिस्ना इस बात पे दिया गया कि वो उस पे फैसले कर सकते हैं माजी के चलते हुए जो मंसूबे हैं उनके हवाले से और इनिशिएटिव्स हैं उनके हवाले से। तो ये चीज जाहिर करती है कि जो निगरान वजीर आज़म ने इन तमाम जो मामलात हैं जिसमें सरमायाकारी है, जिसमें जो नए इनिशिएटिव्स हैं, इनमें वफाक और सूबों के दरमियान हम मांगी पैदा करते हुए चीजों को आगे लेकर चलना है। बिल्कुल अदील, आप साथ रहिएगा। इरफान सईद ब्यूरो चीफ कोयटा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बलूचिस्तान से होंगे निगरान वजीर आज़म और अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आ चुका है, राजा रियाज की जानिब से बाकायदा कन्फर्म भी कर दिया गया है। ये बताइएगा कि क्या समझते हैं, आपके सूबे से इनका ताल्लुक है और यहाँ पर जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं इनकी क्या राय पाई जाती है, किस तरह से इनकी शख्सियत को देखा जाता है यहाँ पर? जी, अनवारुल हक काकड़ साहब का ताल्लुक चूँकि एक मुतवस्सित घराने से है और इब्तिदाई तालीम भी इन्होंने कोयटा से ही हासिल की है और बैरून मुल्क भी वहाँ पे स्टडी इन्होंने अपनी मुकम्मल की है। पहली मरतबा इनका जो अपॉइंटमेंट हुई थी एज ए तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान, जब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, उस वक्त इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एज ए बलूचिस्तान में हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जमान के। उसके बाद पॉलिटिकल हलकों में भी इनका काफ़ी यहाँ पे था और इलेक्शन में भी हिस्सा लिया एक मरतबा बलूचिस्तान कोयटा की सीट पर, लेकिन उसमें कामयाब नहीं उसे, जिसमें महमूद खान अचकज़ई से ये मुकाबला हार गए थे। लेकिन इसके बाद भी ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातों में भी रहे, मुस्लिम लीग में इनका काफ़ी इन्होंने टाइम गुजारा
और उसके बाद फिर बाप पार्टी जब बनी तो उसमें इनके साथ सेनेटर सरफराज बुक्की और ये तमाम जो बलूचिस्तान से कामयाब होने वाले सेनेटर थे, इन्होंने बाप पार्टी को ज्वाइन किया। बलूचिस्तान में जहाँ तक अगर बात की जाए तो इनका जो एक पॉलिटिकल एक नौजवान, खास तौर पर नौजवानों में जो एक पॉलिटिकल फिगर जो उभर के सामने आया है, उनमें अनवारुल्लाह काकड़ का ताल्लुक था। और उसके बाद ये सेनेटर मुंतखब हुए। सेनेटर मुंतखब होने के बाद फिर बलूचिस्तान के हवाले से सेनेट में ऐवान बाला में काफ़ी अरसा तक बलूचिस्तान की आवाज़ बने रहे। और ख़ास तौर पे जब बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी थी, उस वक्त इनका बहुत बड़ा कलीदी किरदार था, जब ये तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान थे। और इंसर्जेंसी के दौरान इन्होंने बलूचिस्तान में जो लोगों को जो जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा था और जिस तरीके से बलूचिस्तान में जो तहरीकें चल रही थी, उस पर इनका बड़ा एक ठोस और मुदल्लल एक इनका मौक़िफ़ था। गवादर के हवाले से या बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ एरिया में जो इंसर्जेंसी चल रही थी, उस पर ये हुकूमत बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे अपनी हमारी पाक अफवाज और दीगर सिक्योरिटी इदारों का दिफा करते रहे। और इस हवाले से उन्होंने सेनेट में भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से बलूचिस्तान के एहसास महरूमी और बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले पर उनका काफ़ी। जी इरफान से साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शामी साहब, निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आ गया है, अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म होंगे, क्या कहेंगे आप? अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान के बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं, बड़े कमिटेड शख्स हैं, नजरियाती तौर पर पाकिस्तान, उसकी तहरीक और उसके नज़रिए से जुड़े हुए। और उनकी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और उसके नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करते हुए गुजरी है। तो एक इस लिहाज से तो एक अच्छा इंतखाब है। मगर दिलचस्प बात यह है कि किसी को कानो कान ये खबर नहीं हुई उनकी नामजदगी की, और जितने भी नाम आते रहे और उन पर बहस होती रही, किसी को हवा तक नहीं लगी। तो हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनको ये भी दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने बहुत सख्ती के साथ अपने राज की हिफाजत की और किसी को खबर नहीं लगने दी। तो बहरहाल अनवारुल हक काकड़ जो है एक अच्छा इंतखाब है। और फिर उनके ऊपर अगर कंसेंसस हो गया है और अपोजिशन और हुकूमत सब मुत्तफिक है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यही ताकत होगी उनकी जो इत्तफाक राय उनके पीछे है। और बड़ी आजमाइश और इम्तिहान का सामना होगा उनको कि मुल्क में इंतखाबात कराए जाएं जो पुरअमन हो, आज़ादाना हो, मुनसफाना हो और कौम का एतमाद जो है वो बहाल हो सके। लेकिन शामी साहब, आपकी नज़र में ये अचानक से ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हम लोग तो गर्दान तो यही सुनते रहे कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी के माहिर हों, या तो वो होने चाहिए, या सियासत में जिनका रोल किसी हद तक रहा हो, या चाहे वो बाद में जाके किसी जानिब उनका झुकाव ना हो, लेकिन अचानक से फिर इनका नाम आ जाता है जिनका एक बहुत मुख्तसर सियासी करियर है, जस्ट सेनेटर हैं 2018 से। हाँ जी, बस देख लें, जिस पर इत्तफाक हो जाए, जिसे पिया चाहे वही सुहागन होगी। तो अब अगर अपोजिशन में और हुकूमत में इस पर इत्तफाक हो गया तो जाहिर है कि उनके सर पे ताज रख लिया गया। और बलूचिस्तान से भी उनका ताल्लुक है, ये भी एक अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल असल बात जो अहमियत है वो इत्तफाक की है। इत्तफाक से जो एतमाद का इजहार किया गया है उन पर, दुआ है कि वो उस पर पूरा उतरे। जी, अहमियत इत्तफाक की है। शामी साहब साथ ही रहिएगा, हमारे साथ हसन अस्करी साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, नाम सामने आ गया है, अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म होंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? और क्या समझते हैं आप निगरान वज़ीर आज़म को आगे क्या क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? देखिए, इस सारी सिलेक्शन में सबसे जो अच्छी बात तो यही है कि वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ दी अपोजिशन में एग्रीमेंट हो गया और ये काम लंबा नहीं हुआ, दोनों में इत्तफाक हुआ। ये इत्तफाक राय जो है होना अच्छी बात है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन जहाँ तक अनवारुल हक साहब के पॉलिटिकल कैरियर का ताल्लुक है, उनका एक महदूद सा पॉलिटिकल कैरियर नजर आता है और सियासी वजन भी इनका काफी हमें कम नजर आता है। अब सिर्फ उनको हुकूमत चलाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि पॉलिटिकल रूट्स इनके बहुत महदूद है। अलबत्ता देखना सिर्फ यही है कि अब वो हुकूमत बनती है तो वो इनकी हुकूमत वो पकड़ धकड़ की जो पॉलिसी है
उसको कंटिन्यू करेगी या एक वाकई एक नॉन पार्टीजन किस्म का निज़ाम क्रिएट करेगी जिससे पाकिस्तान के मसाइल कम होंगे। दूसरा देखना ये है कि इनके यहाँ कैबिनेट कैसी आएगी, क्योंकि इनकी बैकग्राउंड ना इकोनॉमिक्स की है ना पॉलिटिक्स की कोई बड़े लेवल की है। तो जो इकोनॉमी के मसले हैं, जो सबसे शदीद मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनको उसकी जगह उस जगह के लिए किस किस्म के लोग आएंगे, दूसरे कैबिनेट में भी किस किस्म के आएंगे। और क्योंकि लगता ये है कि इस गवर्नमेंट का अरसा हो सकता है 90 दिन से ज्यादा हो जाए, तो फिर ज्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है हुकूमती काम चलाने के लिए। तो अब हम इंतजार करेंगे, देखेंगे कि अब हमारी सियासत और रियासत किस अंदाज में आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है हसन साहब, शामी साहब आपकी जानिब आता हूँ। जो नाम पहले ज़रे गर्दिश थे वज़ीर आज़म के लिए, निगरान वज़ीर आज़म के लिए, आपको लगता है कि उनमें से काबीना का हिस्सा हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है। उनमें से कई अफराद ऐसे हैं जो काबीना का हिस्सा हो सकते हैं, यानी उनके कई नाम ऐसे हैं जिनकी साख बहुत बेहतर है और जिन पर लोगों का एतमाद भी है। लेकिन अब ये जाहिर है कि जो नए वज़ीर आज़म हैं उन पर नजर होगा कि वो अपनी टीम का इंतखाब कैसे करते हैं। जाहिर है उन्हें सोच समझ कर इक़दाम करना होगा और ऐसी काबीना तरतीब देनी होगी जो कि गैर जानबदार हो और मामला फहम हो और जो मामलात को जानती हो और संभाल सकती हो। तो अब उनका अपना इम्तिहान है और अनवार काकड़ जो है वो एक बड़े इम्तिहान को उन्होंने कबूल कर लिया, एक बड़ा चैलेंज है। तो अल्लाह करे कि वो इसमें कामयाब हो। जी शामी साहब, कुछ देर पहले कामरान खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये सरप्राइजिंग है लेकिन खुशाइंद है ये नाम सामने आना, क्योंकि लगता यही है कि इंडिपेंडेंट न्यूट्रल सेटअप जो है वो तश्कील पाएगा। आपकी क्या राय है इस पर? जाहिर है अगर अपोजिशन और हुकूमत का इत्तफाक हो गया है तो ये सबसे अच्छी बात तो यही है। और अनवारुल्लाह काकड़ जो है वो अच्छी शोहरत के आदमी हैं, यानी नजरियाती तौर पर, और उनकी सियासत जो है, वैसे तो बलोचिस्तान की सियासत जिस माहौल में परवरिश पाती है और जिस तरह की सियासत वहाँ परवान चढ़ी है वो हम सब उससे वाकिफ हैं। तो जाहिर है कि उस तरीके की अवामी तहरीकें तो वहाँ नहीं चलती जिस तरह दूसरे सूबों में चलाई जाती हैं। लेकिन बहरहाल जो भी बलोचिस्तान का असलूब सियासत है उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी मतानत के साथ अपना किरदार अदा किया है और पाकिस्तान की सालमियत के लिए और उसके नजरिए के लिए एक वादे तस्वुर रखा है और उनकी कमिटमेंट बड़ी वादे रही है। तो इसलिए यानी हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वो एक यानी बेहतर तरीके से अपना काम कर सकेंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शामी साहब, ये कहिएगा कि कल रात हमने देखा सदर मुमलिकत की जानिब से भी एक खत भिजवाया गया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को कि 12 की तारीख रात 12 बजे तक कोई नाम फाइनल कर लिया जाए। आपको लगता है कि आज अगर ये नाम फाइनल हुआ है तो उस खत का भी कहीं ना कहीं कोई रोल है या कोई वो गैर ज़रूरी था, उसको भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी? सदर साहब का जो खत था, अगर उन्होंने यानी एक ऐसा कोई गुस्ताखी तो नहीं की थी, एक बस अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसका हक़ मनाया और कहा कि सदर साहब जो हैं उन्होंने जल्दबाजी में खत लिख दिया है और अभी हमारे पास वक्त मौजूद है और अगर जब तक नया वज़ीर आज़म नहीं आएगा वो खुद ये जिम्मेदारी संभाले रहेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने ये बात वाज़ेह की थी कि भाई ये पार्लियामानी कमेटी के पास नाम जा सकता है और फिर इलेक्शन कमीशन के पास जा सकता है, इसमें वक्त लग सकता है। तो इसलिए 12 तारीख को ये तवक्को करना कि नाम लाजमन भेज दिया जाए ये कोई अच्छी तवक्को नहीं है। लेकिन बहरहाल उनका तबसरा अपनी जगह, सदर साहब की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन अमलन तो ये हुआ ना कि 12 अगस्त ही को यानी इत्तफाक हो गया और अब माशाल्लाह जो है नाम जो है दोनों यानी राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब ने इत्तफाक राय से पेश कर दिया। तो अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। जी शामी साहब, ये कहिएगा कि ये जो इत्तेहादी थे उन्होंने वज़ीर आज़म को इख्तियार दे दिया था, जबकि जो नाम सामने आया है वो अपोजिशन लीडर की जानिब से दिया गया था। आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं, सियासी जमातों में इस नाम को लेकर कोई मसाइल पैदा तो नहीं होंगे? मैं
मेरा भी ख्याल है कोई मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि ये निगरान वजीर आजम जो है, एक तो उनका जो इख्तियार है वो भी महदूद होगा, दूसरा उनको इंतखाबात जो है उनकी निगरानी करना होगी, इंतजामिया को गैर जानबदार रखना होगा। तो मेरा ख्याल इसमें कोई तनाज़ा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है और उन पर एतमाद करते हुए आगे चलना चाहिए। और सियासी जमातों को भी चाहिए कि मामलात जो हैं वो उलझाने की बजाय सुलझाने की तरफ जाएं और उनको आगे की तरफ धकेलें, ताकि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो शुरू हो सके और बखैर खूबी अंजाम पजीर हो सके। बिल्कुल ठीक है। हसन साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आप खुद भी निगरान सेटअप का एक पार्ट रह चुके हैं, और अब ये बताइएगा कि अब जब नाम फाइनल हो जाता है उसके बाद क्या प्रोसेस होता है उनके हल्फ लेने का, और उसके बाद किस तरीके से निगरान सेटअप आगे चलता है? आज ये अप्रूवल प्रेसिडेंट साहब के असल में ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की तरफ से होती है, लेकिन प्रेसिडेंट बंदा खुद सिलेक्ट नहीं करता, प्रोसेस है जिसके तहत ये सिलेक्शन हुई है। तो अगर आप प्रेसिडेंट आज साइन कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर चाहें तो कल 13 तारीख को ओथ हो सकता है नए प्राइम मिनिस्टर का। तरीकाकार यही है कि प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद वो जो है इससे जो प्रेसिडेंट की अप्रूवल फॉर्मल होती है पर रिक्वायरमेंट होती है उसको वो चेंज नहीं कर सकते। तो कल ओथ हो सकता है। उसके बाद जो असल चैलेंज होता है वो है काबीना की तश्कील देना, और क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त शदीद किस्म के इक्तिसादी और जो सियासी मामलात हैं और फॉरेन पॉलिसी में भी कई किस्म के चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद हैं, तो हमें ये देखना है कि ये काबीना किस किस्म की सिलेक्ट की जाती है, ताकि खसूसन सबसे ज़्यादा तवज्जो हमारी होगी जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा इक्तिसादियात से जो डील करेगा, क्योंकि उन्हें IMF से डील करना है और IMF का रिव्यू नवंबर में ड्यू है। तो देखना ये है कि उस रिव्यू के लिए वो क्या सिलसिला आगे चलाते हैं, और वज़रा में खासकर इंटीरियर का जो मिनिस्टर होगा उसका इलेक्शन से बड़ा ताल्लुक होगा, उनकी जिम्मेदारी क्या है और बाकी मिनिस्टरों की जिम्मेदारी क्या है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली किस तरह काम करते हैं। तो हमें इंतजार करना चाहिए। इनको एक सिलेक्शन हुई है वज़ीर आज़म और लीडर अपोजिशन की तरफ से, तो हमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट इनको देते हुए इंतजार करना चाहिए कि अब वो अपनी कारकर्दगी से अपना सियासी वजन बढ़ाएंगे। अगर कारकर्दगी उनकी और उनकी कैबिनेट की अच्छी होगी तो इनको एहतराम मिलेगा और तारीख में इनका नाम बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो तहरीर होगा। तो हमें वेट एंड सी की पॉलिसी देखनी चाहिए और यही उम्मीद करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि ये एक अच्छी नॉन पार्टीजन हुकूमत हो और अल्लाह करे इंतखाबात जो है जल्द से जल्द हो जाए, ताकि फिर हम रेगुलर हुकूमत की तरफ आईनी तरीके के मुताबिक आगे की तरफ बढ़ें। जी डॉक्टर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइश भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, ये बताइएगा कि निगरान वजीर आजम की क्या होगी पहली तरजीह, क्या लगता है आपको? जी अब दोबारा सवाल दोहराइए। निगरान वजीर आजम की क्या तरजीहात होंगी, इस हवाले से क्या लगता है आपको? देखें, एक तो ये आजकल में तय होना है कि इंतखाबात कब होने, अब ये आजकल में तय हो जाना है। अब ये तय हो जाएगा कि इंतखाबात आया अगले 6-7 महीने बाद होने हैं, तो फिर तरजीहात यकीनन तब्दील होंगी। अगर ये तय होगा कि बस हम इंतखाबात के फेज में जा रहे हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात होंगे, फिर तो उनकी सारी एनर्जी इंतखाबात के इनकाद के हवाले से और इसको फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के हवाले से, इसकी साख बनाने के हवाले से, इंतजामी मामलात लेकर चलने के हवाले से होगी। लेकिन अगर इंतखाबात होने हैं 6 से 7 महीने बाद या इससे ज्यादा ये प्रोलॉन्ग होना है, तो ऐसी सूरत में फोकस मईशत होगा। और मईशत में जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, जिनका तसलसल आगे लेकर चलना है, जो वाज़ेह नजर आ रहा है, उस हवाले से एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टीम जो है उसको लेकर चलना होगा। तो अब बुनियादी तौर पे तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पे हैं कि सिर्फ ये क्लियर होना अभी बाकी है कि क्या ये निगरान सेटअप एक मामूल का निगरान सेटअप होगा या ये निगरान सेटअप एक तवील अरसा चलने वाला निगरान सेटअप होगा। अगर तवील अरसा चलने वाला निगरान सेटअप है तो यकीनन इनको लाने का जो मकसद और इनकी जो मुआशी टीम
स्कीम है, यकीनन वो भी इनके आने के साथ ऑलमोस्ट तय हो चुकी होगी और उसमें जो लोग उनमें से कुछ लोग जिनके नाम निगरान वजीर आजम के लिए आ रहे थे, हो सकता है वो उनकी निगरान काबीना का हिस्सा बने, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों पर एतराज किया जा रहा था, नून लीग की जानिब से एतराज किया जा रहा था, लेकिन वो एतराज सिर्फ निगरान वजीर आजम की अपॉइंटमेंट की हद तक हो सकता था। अब जो काबीना बननी है उस पर एतराज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो निगरान वजीर आजम की सवाबदीद होगी। तो ये तमाम चीजें उस टाइम फ्रेम से जुड़ी हुई हैं, तो प्रायोरिटीज दो हैं, लेकिन अगर ये इंतखाबात 6-7 महीने बाद भी होने हैं तो उस सूरत में भी बुनियादी तौर पे बलोचिस्तान से या जब भी हम छोटे सूबे से निगरान सेटअप के लोगों को हम देखते आए, जब भी आते हैं तो उसमें इंतखाबी अमल पर उस तरह से एफिलिएशन के हवाले से उंगली नहीं उठती। इलेक्शन कमीशन का अपना कंडक्ट जरूर उस पर क्रिटिसिज्म होता है, इंतखाबात के इनेकात के हवाले से इंतजामी गफलत और गलतियां उस पर क्रिटिसिज्म जरूर होता है, लेकिन हमने देखा कि जब मीर हजार खान खोसो जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने तो उस वक्त के जो इंतखाबात थे उसमें इलेक्शन कमीशन की जो कोताहियां थी, कमियां थी, उन वो जरूर पॉइंट आउट हुई, लेकिन जो निगरान वजीर आजम जो है उनके हवाले से उंगली नहीं उठी थी। लेकिन हमने जब पंजाब में एक मर्तबा देखा कि पंजाब में किस तरह से एफिलिएशन पर एक शख्सियत के हवाले से जो है वो उंगलियां उठी, तो ये बड़ा मैटर करता है एक ऐसी शख्सियत का निगरान सेटअप में आना जिनका छोटे सूबे से ताल्लुक हो, वो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, उनकी कोई ज्यादा पॉलिटिकल एफिलिएशन माजी में ना रही हो, एक महदूद मुख्तसर पॉलिटिकल करियर हो, तो उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुक रहे हो और ये सारा कुछ तो यकीनी तौर पर इनमें है जिनको अभी नामजद किया गया है वजीर आजम के लिए, निगरान वजीर आजम के लिए। अदील साथ ही रहेगा, सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलमान साहब, बाकायदा तौर पर अब तो नाम भी सामने आ चुका है और वजीर आजम ऑफिस की जानिब से तस्दीक भी कर दी गई है, कैसे देखते हैं आप इस नाम को? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम इससे पहले नहीं आया था। वो इस सारे प्रोसेस में उनकी हैसियत एक डार्क हॉर्स की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो उनका तल्लुक बलोचिस्तान से है। बलोचिस्तान बज़ाहिर छोटा सूबा है, लेकिन अपने रकबे के हवाले से ये बड़ा सूबा है। और जिस अनवारुल्लाह काकड़ को मैं जानता हूँ, उनकी हिब्बुल वतनी दहशतगर्दी के खिलाफ उनका अमली जहाद और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से उनके अच्छे तल्लुकात मैं समझता हूँ। उनका एक